से पहले तो यहाँ पे इतनी हमारी तरफ से भी हैं ऑब्स्टिकल्स और बहुत ज्यादा हमने इंतजाम रखा हुआ है वाटर टाइट टाइप, और इंडियन साइड पे तो बहुत ही सख्त किस्म की वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको क्रॉस करना आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। और फिर उसमें करंट है, सर्च लाइट्स मौजूद हैं और दिन रात वहाँ पे कुत्ते और इस तरह की वहाँ पे निगरानी का इंतजाम रखा हुआ है। तो इन हालात में यहाँ से तो किसी का वैसे पॉसिबल नहीं। और फिर अगर आप डिपो को कहें तो डिपो में आजकल के हालात में वहां पे उनके इंतजामात इतने सख्त हैं कि किसी भी शख्स का वहां पे अंदर घुसना, अंदर जाना वो नामुमकिन नजर आता है, खास तौर पे इस आबादी के इलाके में जहां पे कि हिंदू आबाद हैं। ठीक है, वरना तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद कोई लोकल किसी ने कुछ किया हो, लेकिन वो हिंदू आबादी का इलाका है। तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं नजर आता कि इस तरह का हो, कोई वाकया हुआ हो। और दूसरी तरफ ये है कि पठानकोट के वाक़े को भी अगर सामने रखें तो वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसमें कहा गया 7 लोग मारे गए, लेकिन उन 7 का कोई अता पता नहीं, कोई उनकी लाशें नहीं थी। इसी तरह अब यहाँ पे तादाद बता दी गई और ये नजर आता है कि जो हिंदुस्तान को अभी एक मुश्किल सिचुएशन दरपेश है, जहाँ इंटरनेशनल प्रेशर, इखलाकी दबाव वगैरह आ रहा है, उससे बचने के लिए वो इस तरह के वाकयात करके आज़ादी की तहरीक को वो डिक्लेयर करना चाहेंगे कि ये दहशतगर्दी की तहरीक है और हमें इसमें फोर्स यूज करनी पड़ रही है। ठीक है, जनरल साहब, समी साहब की जाने जाऊंगी। समी साहब, जिस तरह अभी पठानकोट का जो है वो बताया जनरल साहब ने, और ही ड्रू पैरेलल्स कि वहां पे 7 लोगों का कह दिया, यहाँ पे 4 लोगों का कह दिया। मीडिया हमें पता है वहां पे उसको एक्सेस नहीं मिलती। क्या कितना ये चांसेस हैं कि इंडिया जो है ये टाइमिंग को जो है वो कैश कर रहा है और होक्स एक ही अटैक था? और फिर मेरा दूसरा सवाल यहाँ पे ये कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये हो भी गया है तो जिस तरह हमने सिक्योरिटी की टीयर्स हमने डिस्कस की है, डोगरा रेजिमेंट वहां पे जो है वो स्टेशन थी, डोगरा प्रीडोमिनेंटली जो है वो सिख रेजिमेंट है, क्या ये खालिस्तान के लोग नहीं हो सकते? मतलब हाउ कैन यू से अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान से ही आए? ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे जनरल साहब ने कहा और आपके सवाल में भी ये बात है, अपेरेंटली हमें इसका बेनिफिशियरी जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रेशर कश्मीर के ऊपर बिल्डअप हो रहा था, जैसे यूएन के जो ह्यूमन राइट्स के उनके जो हेड हैं उन्होंने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो तवज्जो हटाने के लिए ये उनको इसका बहुत ज्यादा इस इवेंट का, इस इंसिडेंट का अभी फौरी तौर पर हमें बेनिफिट नजर आ रहा है। पाकिस्तान पर दोबारा इल्जाम तराशी एक पूरा उन्होंने हवा खड़ा कर दिया। लेकिन मैं असल जो बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त जो तहरीक कश्मीर के अंदर है, जिस तरह कश्मीरी अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें नहीं मिल रही, उनको नहीं दी जा रही। पिछले 2 महीनों से वहां पर ये सूरत हाल है। होना तो ये चाहिए था कि रोजाना पाकिस्तान के वज़रा या जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मिशन है या जहां पर पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो सारी की सारी सड़कों पर आ जाती। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहां पर न्यूयॉर्क में, जिस दिन उन्होंने खिताब करना उस दिन पहले से ऐलान कर दिया जाता है कि एक बहुत बड़ा, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर अंदर बात कर रहे होंगे, बाहर हजारों की तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी एहतजाज करेंगे। ये गवर्नमेंट इंडिया दोस्ती को ये इतना ज्यादा अहम समझती है कि कश्मीर के मामले पर जो रद्द-ए-अमल देना चाहिए था वो हमें नजर नहीं आया। आप देखें, आबिद शेर अली साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, दानियाल अजीज साहब हैं, रोजाना इमरान खान को गालियां निकालते हैं आके, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज में पकड़े हुए वो हैं। लेकिन वो जो कश्मीर के लोग जिस तरीके से कुर्बानियां दे रहे हैं, जिस तरीके से आजादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, और हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनको देनी चाहिए थी। हम खुद ये कहते हैं कि जी हम मिलिटरीली या मिलिटेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी आप नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है ये क्रिमिनल साइलेंस है, क्रिमिनल साइलेंस है। और मिशाल साहिबा मेरा ख्याल है हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। लेकिन बड़ी वैसे एक हैरत वाली मुझे तो जब वो 22 मेंबर की ऑनवॉय कमेटी बनी तो मुझे बड़ा हैरानगी हुई समी साहब कि जी 22 मेंबर्स की ये कमेटी बनी है और अब ये कहा जा रहा है कि ये ब्रीफिंग लेंगे कश्मीर पे और फिर वर्ल्ड कैपिटल्स में जो है ये जाएंगे। तो अपनी तरफ से आई वॉश करने के लिए या मुखालफिन को जो है वो चुप कराने के लिए उनको एक लॉलीपॉप तो जो है वो दिया गया है। लॉलीपॉप दिया है, बेसिकली उन्होंने जो डिसग्रंटल्ड एमपीज थे उनको एक तरह का ट्रिप देके और इधर आवाम की नजरों में भी धूल झोंकी। और दूसरी तरफ एक और बात भी थी, ये 22 एमपीज जो हैं ये उस तरीके से मसला कश्मीर को नहीं उठा सकते जिस तरीके से अगर कोई डिप्लोमेट्स जाते, अगर कोई साबिक सफीर जाते, तो ये तो एक बिल्कुल जैसे आपने कहा आई वॉश था। आई वॉश है। मिशाल साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। मिशाल साहिबा, मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह
जिस तरह बात हो रही है इधर अभी समी साहब ये बात कर रहे हैं कि जी जिस किस्म की डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो दरकार थी वो नहीं मिल सकी एज फार एज द कश्मीर इशू इज कंसर्न। आप क्या समझती हैं कि जो ये पहले कश्मीर कमेटी वो भी कितनी उन्होंने जो है वो 175 मिलियन खर्च कर दिया, 3 मीटिंग्स हुई और कुछ सिफर जो है वो उसका जो है वो रिजल्ट निकला, अब ये 22 मेंबर की जो है वो कमेटी बना दी है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या आप जो इकदामात लिए गए उनसे मुतमईन है? देखिए, असूलन तो ये अच्छा मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जाएं, ग्लोबल कैपिटल्स के अंदर जाएं और जाके कश्मीर के बारे में बताएं, एडवोकेट करें जो वहाँ कुछ हो रहा है, विजुअल्स दिखाएं, टेस्टिमनीज दिखाएं। मगर क्या ये वेल प्रिपेयर्ड हैं ये जो डेलीगेशन जा रही हैं? क्या इनकी एक्सपर्टीज है कश्मीर के ऊपर? एक तो मुशाहिद हुसैन साहब हैं, उन्हीं का ज्यादा पता है कि उन्होंने उनका काम रहा है, या राजा जफरुल हक साहब का इतना आइडिया नहीं है कि उनकी कितना रहा है। इसके अंदर तो अक्रॉस द बोर्ड लेने चाहिए लोग जो एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो किसी वॉक ऑफ लाइफ में से हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे उसके अंदर ये क्या नाम है जर्नलिस्ट हों, चाहे राइटर्स हों, चाहे जो हुर्रियत लीडरशिप है जो यहाँ पे बैठी हुई है आजाद कश्मीर में, उनको लेके जाएं। और बहुत से जो कि ओवरसीज कश्मीरीज हैं जिन्होंने बड़ा काम किया, बड़ी जद्दोजहद करें, और उन कश्मीरी एक्टिविस्ट को इसमें लेके जाना चाहिए। और बहुत से ऐसे रिटायर्ड भी लोग हैं आर्मी के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जिनका बहुत ज्यादा तजर्बा है, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ या जो भी डायरेक्ट विक्टिम्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के, जिसमें डिवाइडेड फैमिलीज लाखों की तादाद में हैं, जो महाजरीन के कैंप्स बने हुए आजाद कश्मीर में, उनमें से लोगों को लेके जाया जाए जो कि डायरेक्ट सफर कर रहे हैं। आप समझती हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, यू नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कमेटी, आप समझती हैं लॉट मोर नीड्स टू बी डन। जिस तरह आपने कहा कि लोगों की क्या एक्सपर्टीज है, पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, ये तो भी कहा जा रहा है कि ये ब्रीफिंग लेंगे, अभी ऐसे है ये सबक पढ़ेंगे और फिर जाके आगे पढ़ाएंगे। अगर जी मेरे ख्याल में मुझे अगर इजाजत है मैं थोड़ा सा ऐड जी प्लीज। अगर वजीर आजम साहब इंतहाई संजीदा होते कश्मीर के मामले पर, उसके हल के लिए, तो वो क्या करते कि इमरान खान को, लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहते कि मेरे साथ आप अमेरिका चलें डेलीगेशन में, और जिस वक्त तो यूएन में तकरीर कर रहे होते अपने डेलीगेशन में उनको पीछे बिठाते, और फिर जो तकरीर होती उनकी वो 80% सिर्फ यही होती कि कहते कि मैं आज दुनिया से ये कहने आया हूं कि इस मसले का हमें हल तलाश करना है, क्योंकि ये किसी भी दूसरी, तीसरी, चौथी एटॉमिक जंग का ये बन सकता है, बहाना बन सकती है। हमारा अगर टेररिज्म को हमने रोकना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये इसलिए नहीं किया कि वो सिर्फ 2 लाइनें बोलेंगे और उसके बाद यहां पर उनके जो सपोर्टर हैं, जिनका मैंने पहले जिक्र किया एमएनएस का, वो फिर नाचते हुए नजर आएंगे आपको स्क्रीन पर कि देखिए मियां साहब ने जिक्र कर दिया कश्मीर का, कैसा केस लड़ा। और जो एक हम ख्याल जर्नलिस्ट भी साथ गए हैं उनके, वो भी वहीं से वैसी रिपोर्ट पेश करेंगे कि जनाब वहां पे गुफ्तगू में ये हुआ, गुफ्तगू में ये हुआ। तो ये एक फ्रॉड है, कौम के साथ हो रहा है, होता रहेगा। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं जो ये कमेटी है इसका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब इसमें मैं एक जो नाम मेरा ख्याल है सर फेहरिस्त जो कश्मीर कमेटी में भी आता है और इसमें भी है, तो मौलाना फजल रहमान साहब इसमें भी मौजूद हैं बाय द वे। देखिए जी, कमेटी में तो जो 22 लोग जिनका नाम हम सुनते हैं, उनमें तो मेरा ख्याल है 2-3 के अलावा बाकी ऐसे हैं जिनको बहुत अबूर हासिल नहीं है कश्मीर के इशू पे। लेकिन ये बेहतर हो सकता था इसका तरीकाकार अगर ये किया जाता कि इस पहली बात तो ये कि इसकी अर्जेंसी कौम के सामने और दुनिया के सामने रखी जाती और पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी। आज 2 महीने से ऊपर वक्त हो गया है, कश्मीरियों के ऊपर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं और इसको इतनी भी अहमियत नहीं दी गई कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात की जाती। फिर पार्लियामेंट जो है वो कुछ स्टेप्स बता सकती थी हुकूमत को कि आप ये इकदाम उठाएं। और जब कश्मीर के इशू में बहस होती तो वहां कुछ एमएनए वो जिनको भेजना चाह रहे थे, ये उनकी कुछ तरबियत भी हो जाती, उनको बहस में कुछ पता भी लगता कि बातचीत क्या करनी है। और फिर इसमें लिखने वाले बाज हमारे साथी, बाज राइटर्स ऐसे मौजूद हैं जो कश्मीर पे बहुत कुछ लिख चुके हैं और लिख रहे हैं, उनको शामिल किया जा सकता था ताकि वो जाके एक बड़ा सॉलिड मौक़िफ़ वहां बताते, उनको कश्मीर के सारे इशू की हिस्ट्री पता होती, मुख्तलिफ जो करारदादें चलती रही हैं, जो उसका पस मंजर रहा है। वरना तो आज इन लोगों के सामने अगर कोई इल्जाम लगा दे कि जी पाकिस्तान ने करारदादों पे अमल नहीं किया, तो इनके पास जवाब नहीं होगा कि ये क्या जवाब दें। बिल्कुल ठीक है। और ये अक्सर हिंदुस्तान करता है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम धर देता है कि जी आपने फलां करारदाद पे अमल नहीं किया जहां ट्रुप्स आपने विड्रॉ करने थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और ये अहमियत हुकूमत ने ही पैदा करनी थी, अपने कलेक्टिव एक विजडम लेके या कलेक्टिव एक बना के अपना पॉइंट आपका आगे जनरल साहब पूरी कौम को शामिल करना था
और उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत है। मिशाल से पूछना चाहूंगी, मिशाल जनरली हम यहाँ पे समझते हैं कि एज फार एज द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न तो हमें यूएन जो है वो काफी एक टूथलेस बॉडी नजर आती है, और जिस तरह अभी समी साहब ने कहा कि इस दफा तो जिस किस्म की एट्रोसिटीज वहां पे हो रही थी उस पे यूएन के जो हेड है वो भी, उन्होंने भी कहा जी इंडिया से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि हमने लेटर लिखा था कि हमें इन्वाइट करें, हमारे ऑब्जर्वर्स को वहां इन्वाइट करने की इजाजत नहीं मिल रही। ऐसे में जब एक प्रेशर एक तरह से कहा जा रहा है कि जी बिल्डअप हो रहा था, यूएन पे भी बिल्डअप हो रहा था, इंडिया पे भी बिल्डअप हो रहा था, आज का जो वाकया है इसने सारे इवेंट्स को किस तरह अंडरमाइन कर दिया, आप क्या समझती हैं? देखिए आज का भी जो वाकया, और अगर आप कुछ दिन पहले का देख लें, जो खुर्रम परवेज हैं जो उनको मकबूजा कश्मीर से एक बहुत मशहूर सोशल वर्कर हैं और उन्होंने कश्मीर पे काफ़ी रिसर्च किया है, उनको बुलाया गया था यूएन असेंबली के अंदर कि वो वहाँ पे जाके उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो जिस तरह उनको जाने नहीं दिया हिंदुस्तान ने, हालांकि वैलिड वीज़ा था, और फिर उसके बाद किसी जेल में उनको अरेस्ट कर दिया गया है। जो असल जो वॉइसेस हैं, देखें जब व्हेन इट्स कमिंग राइट फ्रॉम द पीपल हु आर अफेक्टेड, अगर वो डायरेक्टली जाते हैं निवानों में और अपना हाल बताते हैं उन पे क्या क्या गुजर रहा है, तो ऐसे लोगों की वॉइसेस को हिंदुस्तान बंद कर रहा है। फिर आज जिस तरह का एक वहां पे एक टोपी ड्रामा वाला अटैक हुआ है और वो भी सारा ब्लेम गेम में शुरू हो गई है हिंदुस्तान की तरफ से, और वहां से जो असल जो विक्टिम्स बन रहे हैं एक दफा फिर से वो कश्मीरी बन रहे हैं, क्योंकि उन पे डिबेट होनी थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उनका मसला उठाना था, और उसको आई वॉश करने के लिए हिंदुस्तान ने जिस तरह का ये गेम खेली है या उन्होंने खेली है या नहीं खेली है, जो भी कोई बेनिफिशरीज उसमें से हुए वो काफी ऑब्वियस लग रहा है, ताकि असल मसले से जो अटेंशन है वर्ल्ड की जो इस वक्त आई हुई है काफी हद तक पहले से कुछ बेहतर है। जिस तरह के एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं इंटरनेशनल चैनल्स के अंदर, जिस तरह की कवरेजेस हो रही हैं कश्मीर के ऊपर, और थिंक टैंक्स भी बोल रहे हैं इसके ऊपर, तो इसको सब करने के लिए उन्होंने ये किया। तो इस वक्त जब तक कि पाकिस्तान का एक प्रॉपर किस्म का एक लाएअमल नहीं आएगा सामने, एक प्रॉपर एक हुकूमत की तरफ से थिंक टैंक नहीं बनेगा, और सारी पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिप्लोमेट्स नहीं बनेगी कश्मीर कॉज की, उसके एम्बेसडर्स नहीं बनेंगे, तब तक ये उस तरह एग्रेसिव लॉबिंग नहीं हम कर सकेंगे कश्मीरी अकेले। क्योंकि जितने भी कश्मीरी लीडरशिप है या उनकी जो फैमिलीज यहाँ पे, जिस तरह मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, या हम लोगों को ज्यादा एक्सेस नहीं दी जाती हुर्रियत फैमिलीज को, क्योंकि उनको अरेस्ट किया होता है वहां पे। मैं तो यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि ये एक आजाद मुल्क है, मगर वो लीडरशिप को कोई इजाजत नहीं दी जाती है वहां के लोगों को। तो इन डेलीगेशंस में या जो भी हाई पावर डेलीगेशंस मैं उम्मीद करती हूँ आगे भेजें, क्योंकि इस वक्त जिस तरह वहां पे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, और जो कंप्लीट पॉलिटिक्स हो रही है हिंदुस्तान की ऑफ शेमलेसनेस एंड डिनायलिज्म की, और वो डूम्सडे हर रोज मना रहे हैं, क़यामत का दिन है कश्मीरियों के लिए, तो इसके लिए रोज कोई ना कोई पॉइंट आपका आ गया सतह पे आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा समी साहब, एक्स मिनिस्टर चिदम्बरम साहब अभी उनका जो उन्होंने जो एक बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर कश्मीर के साथ आप जो है वो कुछ आप अपना प्यार दिखाना चाहते हैं कश्मीर के साथ, तो रेफरेंडम इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये तो हमें किसी सूरत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतनी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, ऑलरेडी इतनी तहरीकें चल रही हैं, तो फिर क्या मतलब, और जिस तरह